हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अब आधुनिक इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन का रिवीजन करने वाले हैं और ये आपके लिए सीरीज, चाहे आपको यूपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो या आपका आरओ का एग्जामिनेशन हो, जो आने वाला है, और इसी के साथ आपका यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्जाम है, वीपीओ को हो गया या जूनियर असिस्टेंट का हो गया, या आपको जो आने वाला लेखपाल के एग्जाम है, जो भी विभिन्न एग्जामिनेशन होते हैं कम्पिटेटिव एग्जाम, ये आपके लिए सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, इस पर मैंने आपको देखिए पॉलिटी कंप्लीट करा दी है, जो आपके वनडे एग्जाम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो। और कोई भी एग्जाम में बैठी देखिए फैक्ट्स आते ही हैं, चाहे वो आप यूपीपीएससी का प्रीलिम्स लीजिए, आप प्रीवियस ईयर उठाएंगे 100% फैक्ट्स आते हैं। बस ये है उस पर थोड़ा सा हार्ड आ जाते हैं कि मिलान करने को पूछ लेता है आपसे, डायरेक्ट ही क्रोनोलॉजी के आ जाते हैं, तो बाकी आते उसी इन्हीं से हैं। ठीक है, अगर आपको कट ऑफ निकालना है तो आप आराम से इन्हीं वीडियो को देखकर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आधुनिक इतिहास को हम देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसी आपको वीडियो इस चैनल पर मिलती ही रहेंगी। और अब यदि आप कोई भी सुझाव देना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले इस पे आपको इसी से देखिए क्रोनोलॉजी आपसे पूछ लेता है कि सबसे पहले भारत में कौन आए थे, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन आए। तो देखिए सबसे पहले आपके पुर्तगाली आते हैं 1498 में, ध्यान दीजिएगा। डच आपके आते हैं ये 1605 में, ब्रिटिश आती है 1608 में, डेनिश यानी डेनमार्क के आते हैं 1620 में, फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आते हैं 1668 में। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो इसको देखिए मैंने कैसे याद किया था। ठीक है, आपको अपने अपने ट्रिक से याद कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपको ऐसे ही याद करना है, बस आपको याद होना चाहिए। मुद्दा ये रहता है कि आपको याद होना चाहिए बस, और कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए मैंने जो PDADF, देखिए डच छोटा है तो डच पहले आ गया, डेनिश आपका बड़ा तो यहाँ पर डेनिश आएगा, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांस। ठीक, ऐसे मैंने याद किया था। बाकी आप जैसे आप याद करना चाहें याद करिए, बस बस ये है याद होना चाहिए। इनके ईयर भी याद रखिए, ईयर भी कभी कभी पूछ लेता है। 1498 डच आते हैं 1605 में, ब्रिटिश आते हैं 1608 में, डेनिश यानी डेनमार्क से जो आते हैं 1620 में, और फ्रांसीसी 1668 में आते हैं। ठीक, इसको देखिए यहाँ पर पुर्तगाली जो है ये भारत में सबसे पहले आते हैं और सबसे लास्ट में ही जाते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये देख सकते हैं 1961 में जाते हैं, उन्हीं के अंडर में गोवा भी रहता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए विदेशी कंपनियों का स्थापना क्रम देख लेते हैं, इनकी स्थापना कब होती है। तो देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, जिसे हम एस्तादो द इंडिया कहते हैं, पुर्तगाल की है और इसकी स्थापना 1498 में होती है। भारत में पहली फैक्ट्री है कोच्चि में खोलते हैं 1503 में, केरला में, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसको देखिए ईआईसी की बात करें, ईईईआईसी तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका देखिए पूरा नाम ध्यान दीजिएगा, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, क्योंकि ये ईस्ट तरफ पड़ते थे आपके ब्रिटेन से, इसलिए इनको ईस्ट इंडीज कंपनी कहा जाता था। ठीक है, और ये 1600 में बनती है। अब भारत में देखिए पहली कंपनी कहाँ खोलते हैं फैक्ट्री, 1613 में सूरत में खोलते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ये भी आपसे मिलान करने को क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम वेरनिगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी भी कहते हैं, ये हॉलैंड की है, जो वर्तमान में नीदरलैंड है, 1602 में स्थापित होती है। पहली फैक्ट्री जो भारत में खोलते हैं मसूलीपट्टनम में खोलते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, देखिए 1616 में स्थापित होती है। भारत में कहाँ पर पहले आती है तो त्रावणकोर में आती है 1620 में, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ये 1664 में स्थापित होती है, भारत में 1668 में आती है और यहाँ पर पहली फैक्ट्री सूरत में खोलती है। तो देखिए सूरत में किसकी किसकी फैक्ट्री है, तो एक अंग्रेजों की है और एक फ्रांस की है, ये चीज आपको ध्यान देना है। कोच्चिन में आपके पुर्तगाली खोलते हैं, मसूलीपट्टनम में डच खोलते हैं, और त्रावणकोर में डेनिश खोलते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, देखिए 1731 में चीन में अपना केंद्र बनाते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए पुर्तगालियों के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें हम देख लेते हैं। प्रथम पुर्तगाली एवं प्रथम यूरोपीय यात्री जो वास्को डी गामा था, ये 1498 में अहमद इब्न मजीद नामक एक गुजराती व्यापारी था, उसी के साथ आता हुआ ये कालीकट आया था भारत में। ठीक है, जो कालीकट बंदरगाह है वहीं पर पहुंचा था। ठीक है, 1505 में देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आता है, ये भारत में पुर्तगाली वायसराय प्रथम थे, चीज आपको ध्यान देना। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, जो 1505 में आया था। इसको देखिए 1510 में अल्बुकर्क आता है, ये चीज आपको ध्यान देना। इसने क्या किया कि बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से ही गोवा छीन लिया था, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये अल्बुकर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नर था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। देखिए फ्रांसीसियों के बारे में देख लेते हैं हम, तो 1664 में देखिए फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है। यहाँ मंत्री काल्बर्ट के प्रयास से फ्रांस के जो सम्राट थे लुई 14 इनके शासनकाल में स्थापना होती है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया का कंपनी का नाम देखिए कंपनी देश इंडसे ओरिएंटलेस था। फ्रांसीसियों ने प्रथम
फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे, ध्यान दीजिएगा, फ्रैंको मार्टिन थे इनके, ठीक है। 1673 में फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर जो फ्रैंक मार्टिन है, इन्होंने वेलिकुंडपुरम के सूबेदार शेर खान लोदी से पुद्दुचेरी नामक एक गांव प्राप्त कर लिया था, जिसे हम कालांतर में पांडिचेरी नाम से भी जानते हैं। देखिए वांडीवास का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1760 में होता है। इस पर देखिए जो जनरल अंग्रेजी जनरल थे आयरकूट, इन्होंने फ्रांसीसियों को हरा दिया था, और फ्रांस की तरफ से जो लाली करके गवर्नर थे, ये चीज आपको ध्यान देना है, ये हार जाते हैं। कर्नाटक का युद्ध जो है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य ही लड़ा गया था, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए अंग्रेजों के बारे में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। 1599 देखिए भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, जॉन मिल्टन हाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चीज आपको ध्यान देना है। 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी जो थी एलिजाबेथ प्रथम, इन्होंने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से कंपनी की स्थापना करते हैं, और पूर्व में व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार भी प्रदान करते हैं। 1609 में जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया था, ठीक है। 1608 में ब्रिटेन के राजा जो जेम्स प्रथम के दूत थे, वो दूत कौन थे, तो कैप्टन हॉकिंस थे। ये सम्राट अकबर के दरबार में आते हैं, लेकिन वहाँ पर होता क्या है, आते अकबर के नाम से हैं, लेकिन क्योंकि वहां से आते हुए नाव से आ रहे थे, जहाज नाव जहाज ही थे वहां आने के लिए, तो वहां से आते आते यहाँ शासन बदल गया और जहांगीर का शासन चल रहा था, तो ये आगरा पहुंचे थे, तो उस समय शासन जहांगीर का चल रहा था, ठीक है। इसके बाद देखिए 1608 में आपके कैप्टन हाकिम्स आते हैं। 1615 में थॉमस रो, सर थॉमस रो आते हैं ब्रिटेन के राजदूत के रूप में, जहांगीर के दरबार में भी पहुंचते हैं। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट जो चार्ल्स द्वितीय हैं, इनका विवाह किससे होता है, ध्यान दीजिएगा, पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन, और इन्होंने ही चार्ल्स को बंबई उपहार में दे दिए थे, ये चीज आपको ध्यान देना है। 1661 में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दे दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 में 10 पाउंड प्रतिवर्ष के किराए पर चार्ल्स द्वितीय से बंबई को प्राप्त कर लिया था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए प्लासी का युद्ध देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये 23 जून 1757 को हुआ था। इनकी डेट्स आपको याद रखना है, ये मिलान करने को 3-4 दे देगा ऑप्शन में, इन्हें मिलान करना होता है, इसलिए डेट्स जरूर ध्यान दीजिएगा। किनके मध्य हुआ था, तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव था सेनापति, और परिणाम अंग्रेज इसमें जीत गए थे, और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव यहीं से पड़ जाती है। इसके बाद देखिए 1760 में आपका वांडीवास का युद्ध होता है, और बक्सर का युद्ध आपका 22 अक्टूबर 1764 को होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसमें देखिए बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय होते हैं, ये तीनों एक साथ रहते हैं, और अंग्रेज के सेनापति हेक्टर मुनरो के विरुद्ध होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एक तरफ, और दूसरी तरफ हेक्टर मुनरो रहता है, जिसमें अंग्रेज इसमें भी जीत जाते हैं, और अंग्रेजों की भारत में वास्तविक सत्ता यहीं से स्थापित हो जाती है। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण युद्ध था, बक्सर का युद्ध 1764 में जो हुआ था। अब देखिए इलाहाबाद की संधि होती है, इलाहाबाद की संधि किससे होती है, तो रॉबर्ट क्लाइव के साथ होती है। इलाहाबाद की देखिए प्रथम संधि शाह आलम द्वितीय से होती है 12 अगस्त 1765 में, चीज आपको ध्यान देना है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके साथ होती है, शुजाउद्दौला के साथ होती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। 16 अगस्त 1765 में ही होती है, ठीक है। अब देखिए कर्नाटक युद्ध के बारे में देख लेते हैं, तो कर्नाटक युद्ध 3 होते हैं। ये देखिए यूरोप का युद्ध था जो भारत में चलकर आ गया था, ठीक है, क्योंकि यूरोप में ही लड़ाई स्टार्ट हुई थी आपके ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य, लेकिन वो भारत में भी दिखाई पड़ती है। देखिए पहला जो युद्ध होता है 1746 से 1748 के मध्य में होता है, ऑस्ट्रिया जो आपका यूरोप में देश पड़ता है, उसमें उत्तराधिकार के कारण ये युद्ध होता है, लेकिन भारत में भी ये युद्ध लड़ा जाता है, और इसी से संबंधित है आपके एक्सलास एपल की संधि 1748 में होती है, और ये युद्ध का कोई भी निर्णय नहीं निकलता है। द्वितीय युद्ध कब होता है, 1749 से 1754 के मध्य में होता है, और ये आपका कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध से संबंधित था। इसी में आपके पांडिचेरी की संधि होती है, कब होती है, 1755 में होती है, और इसमें अंग्रेज जो है मजबूत स्थिति में रहते हैं। तृतीय युद्ध 1758 से 1763 के मध्य होती है, 7 साल तक ये युद्ध चलता है, और इसमें आपकी पेरिस की संधि होती है, कब होती है, 1763 में होती है, फ्रांस की इसमें पराजय हो जाती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो देखिए पहला कर्नाटक युद्ध में एक्सलासैपल की संधि होती है, द्वितीय में आपकी पांडिचेरी की संधि होती है, तीसरे में पेरिस की संधि के साथ ये कर्नाटक युद्ध समाप्त होते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी, ये मिलान करने को क्वेश्चन बनते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेंगे तो आपको मिल जाएंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 से 1769, दूसरा 1780 से 1784, तीसरा होता है 1790 से 1792 के मध्य में, चतुर्थ होता है 1799 में, ये चीज आपको ध्यान देना है।
यहाँ पर देखिए पहले और दूसरे में तो आपका हैदर अली है जो कि मैसूरों की तरफ से लड़ता है, लेकिन उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ में आपका टीपू सुल्तान लड़ रहा है, चतुर्थ में टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो जाती है। पहले में देखिए मद्रास की संधि होती है 1769 में लॉर्ड वेरलेस्ट के साथ, और मंगलोर की संधि 1784 में होती है वारेन हेस्टिंग के साथ, और इस पे हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। देखिए जो पहला युद्ध था इसमें हैदर अली आगे था, लेकिन अंग्रेजों ने चतुराई दिखाई और संधि कर ली, जिससे युद्ध समाप्त हो गया। दूसरे में उन्होंने मजबूत करके अपनी सेना आते हैं और हैदर अली को समाप्त कर देते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के मध्य में होता है, टीपू सुल्तान के खिलाफ होता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसमें रहता है, और 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। कई बार क्वेश्चन आ चुका, श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में होती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध देखिए टीपू सुल्तान और वेलेजली के मध्य होता है। इस पर देखिए मैसूर की गद्दी पर अड़यार वंश का एक बालक कृष्णराज को बैठा दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, और टीपू सुल्तान की यहाँ पर मृत्यु मृत्यु हो जाती है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। देखिए आंग्ल मराठा युद्ध देख लेते हैं। पहले हम देख लिए कर्नाटक वार देखे, इसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध देखे, अब हम आंग्ल मराठा युद्ध देख लेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी आपको क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए। देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? 1775 से 1782 में होता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 में होता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 में होता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है इस पे सालबाई की संधि होती है 1782 में। इस पे देखिए अंग्रेजों को सालसेट द्वीप और एलिफेंटा द्वीप प्राप्त हो जाता है। सालसेट द्वीप आपका मुंबई यहीं पर स्थित है, ये चीज आपको ध्यान देना है, सालसेट द्वीप पर ही। माधवराव नारायण पेशवा बनता है और राघोबा को पेंशन दी गई, ये चीज आपको ध्यान देना है। देखिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में क्या होता है? 1803 से 1806 में होता है। यहाँ पर देखिए देवगांव की संधि होती है, और राजापुर घाट की संधि आपको ध्यान देना है 1805 में ही होती है। लॉर्ड विलेजली के जाने के बाद जॉर्ज बार्लो द्वारा होलकर से संधि की जाती है। इसको देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है जो कि 1817 से 1818 के मध्य में होता है। इस पर देखिए पूना की संधि होती है, ग्वालियर की संधि होती है, और मंदसौर की संधि होती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए समस्त मराठा क्षेत्र जो है ये ब्रिटिश सत्ता के अंदर आ जाता है, और बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठूर भेज दिया जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए एंग्लो सिख वार हम देख लेते हैं। एंग्लो सिख वार कितने होते हैं? प्रथम और द्वितीय होता है। पहला 1845 से 46 तक चलता है, दूसरा 1848 से 1849 के मध्य में चलता है। तो सिख शासक इसमें दिलीप सिंह थे, ये चीज आपको ध्यान देना है। और गवर्नर जनरल कौन थे अंग्रेजों की तरफ से? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। यहाँ पर लाहौर की संधि होती है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में, और द्वितीय में अमृतसर की संधि होती है। लाहौर संधि में महाराजा की पदवी मिलती है, अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी दी थी। और अमृतसर की संधि में देखिए दिलीप सिंह से कोहनूर हीरा ले लिया जाता है और इसे ब्रिटिश ताज के पास भेज दिया जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए गवर्नर जनरल वाइस राय हम देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी। तो देखिए वारेन हेस्टिंग 1773 से 1785 के मध्य में रहते हैं। बंगाल का ये प्रथम गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल था, ये चीज भी आपको ध्यान देना। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जो है इसी के समय में आता है। इसने देखिए रिंग फेंस नीति है जो कि अपनाई थी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की देखिए स्थापना करता है 1774 में। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782, फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय में होता है 1780 से 1784, और सालबाई की संधि 1782 में इसी के साथ होती है वारेन हेस्टिंग के साथ। अब भारत में देखिए न्यायिक सेवा का जनक किसे कहते हैं? तो वारेन हेस्टिंग को ही कहते हैं, क्योंकि इसी के समय में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। अब देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1786 से 1793 में रहता है। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में जो कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में होती है, तो इसी के साथ होती है, चीज आपको ध्यान देना है। और इसने देखिए स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को भी स्टार्ट कराया था। 5 अक्टूबर 1805 को कॉर्नवालिस की मृत्यु हो जाती है, और इसकी जो कब्र है ये कहाँ है? तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। भारत में ये सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक भी कहा जाता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। देखिए लॉर्ड विलेजली की बात करें तो 1798 से 1805 में के मध्य में रहता है। सहायक संधि की शुरुआत करता है 1798 में। ठीक है, हैदराबाद को देखिए इसी सहायक संधि के आधार पर हैदराबाद को ये पहले अपने अंडर में लेते हैं 1798 में। इसके बाद देखिए मैसूर को 1799 में, तंजौर 1799, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है 1799 में, यही था गवर्नर जनरल। इसके बाद देखिए बात करें तो बसीन की संधि 1802 में इसी के समय होती है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में इसी के समय में होती है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी लॉर्ड विलेजली के समय होती है।
किसकी, फोर्ट विलियम कॉलेज की, जो कि कलकत्ता में है। ये चीज आपको ध्यान देना है। लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात कर लेते हैं तो देखिए इसने देखिए अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। 1818 में इसने देखिए पेशवा पद को समाप्त कर दिया था। आंग्ल नेपाल युद्ध भी इसी के समय में होता है, 1814 से 1816 के मध्य में। ये चीज आपको ध्यान देना है। संगौली की संधि इसी से संबंधित है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। लॉर्ड हेस्टिंग ही था जिसने बंबई और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को थॉमस मुनरो के द्वारा लागू कराया था इसी के समय में, 1820 में। ये चीज आपको ध्यान देना है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, थॉमस मुनरो। अवध एवं उत्तर पश्चिम राज्यों में महालवाड़ी व्यवस्था को भी लागू कराया जाता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक की बात करें, देखिए बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। 1828 से 1835 के मध्य में रहता है। इसने देखिए सती प्रथा का उन्मूलन किया था 1829 में। ये चीज आपको ध्यान देना है। 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। 1833 में भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बन जाता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1823 में यह ठगी प्रथा को ये समाप्त करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। 1830 में ठगी प्रथा समाप्त होता है। लॉर्ड एलन ब्रो की बात करें, देखिए इन्होंने 1883 में दास प्रथा का उन्मूलन किया था। ये चीज आपको ध्यान देना है। लॉर्ड डलहौजी की बात करें, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध इन्हीं के समय में होता है और कोहिनूर हीरा जो है ये पंजाब से लेकर, जो दिलीप सिंह थे उनसे लेकर महारानी विक्टोरिया के पास भेज दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करें लॉर्ड डलहौजी के समय में ही 1853 में भारत में पहली रेल भी चलाई जाती है मुंबई से थाने के मध्य में। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। देखिए व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए राय, तो लॉर्ड डलहौजी की ये सिद्धांत था। इस पे देखिए पहला सतारा था, दूसरा जैतपुर और संभलपुर दोनों थे एक साथ 1849 में। इसके बाद बघाट 1850 में, फिर उदयपुर, फिर आपका झांसी आता है। ये आपको ध्यान देना है। भारत में देखिए रेलवे का जनक भी कहा जाता है। 1853 में देखिए प्रथम रेलवे चली थी बम्बई से थाने 24-34 किलोमीटर में। 1854 में कलकत्ता एवं रानीगंज के मध्य दूसरी ट्रेन चली थी। भारत में देखिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना इन्होंने की थी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की। ठीक है, इसको देखिए लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो ये भारत के देखिए अंतिम गवर्नर जनरल और ये प्रथम वायसराय थे। ये चीज आपको ध्यान देना है। जब देखिए 1857 में क्रांति हुई थी तो उसके बाद लॉर्ड कैनिंग को वायसराय बना दिया जाता है और गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। 1857 की क्रांति इसी के समय में होती है। 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास को 3 नए विश्वविद्यालय दिए जाते हैं। कंपनी के शासन को यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है और शासन डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के अंडर में आ जाती है। ठीक है, और मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त कर दिया जाता है। लॉर्ड मेयो की बात करें, देखिए 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1865 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। भारत में प्रथम जनगणना किसके समय में होती है, तो लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में होती है। ये चीज आपको ध्यान देना है। लॉर्ड लिटन की बात करें, देखिए रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग की स्थापना होती है। चीज आपको ध्यान देना है। प्रथम अकाल योग 1878 में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में। चीज आपको ध्यान देना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित होता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस एक्ट को आकाश से होने वाला वज्रपात कहा था। इसके बाद देखिए सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ये लॉर्ड लिटन ने किया था। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसको देखिए लॉर्ड रिपन आ जाते हैं। ये रिपन काफी बढ़िया वायसराय थे। तो लॉर्ड रिपन ने देखिए इन्होंने इन्हीं के समय में 1881 में नियमित जनगणना यानी प्रति वर्ष 10 वर्ष में जनगणना इसी के समय से स्टार्ट हुई थी 1881 से। स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव 1882 में पारित करता है और इसी के कारण इसे स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 में शिक्षा आयोग का गठन करते हैं जो कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आता है, 1878 में आता है। इसे 82 में समाप्त कर दिया जाता है। इसको देखिए इल्बर्ट बिल विवाद जो है 1883 में आता है। इस पर होता क्या है कि इस पर देखिए श्वेत लोग हैं जो कि विद्रोह करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया था कि भारतीय न्यायाधीशों को भी सुनवाई करने की मंजूरी दे दी गई थी। अगर कोई अंग्रेजी भी होगा, अंग्रेज होगा, गोरा आदमी भी होगा, उसकी भी केस को सुनने का अधिकार भारतीय न्यायाधीशों को दे दिया गया था। इसे ही इल्बर्ट बिल विवाद कहा गया था। ये चीज आपको ध्यान देना है। लॉर्ड डफरिन की बात कर लेते हैं तो डफरिन के समय में ही 1885 में ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना की थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना इन्हीं के समय में 1887 में होती है और यूपी का यह सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ये चीजें भी आपको ध्यान देना है। ठीक है,
लॉर्ड कर्जन की बात कर लेते हैं। देखिए 1900 में अकाल आयोग की स्थापना होती है सर एंटनी मैकडोनाल्ड के समय में। 1901 में सिंचाई आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉन्क्रीफ की अध्यक्षता में। रेलवे आयोग 1901 में रॉबर्टसन की अध्यक्षता में। पुलिस आयोग एंड्रयू फ्रेजर के अध्यक्षता में 1902 में। इसके बाद देखिए विश्वविद्यालय आयोग जिसे हम रेले आयोग भी कहते हैं 1902 में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में। ये चीज आपको ध्यान देना है। 1905 में ही देखिए कर्जन ने शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और सितंबर 1905 में ब्रिटिश सम्राट ने भी इसकी स्वीकृति दे दी थी। लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो था ये देखिए 1905 से 1910 के मध्य में रहता है और इसी के समय सूरत अधिवेशन होता है 1907 में, जिसमें कांग्रेस जो है दो पार्टी नरम दल और गरम दल में टूट जाती है। मार्ली मिंटो सुधार के तहत ही पहली बार मुसलमानों को पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन के क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बात करें, देखिए इसी के समय में दिल्ली दरबार होता है 1911 में। ये चीज आपको ध्यान देना है। और बंगाल विभाजन को इसी समय रद्द कर दिया जाता है और इसी समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी जाती है और 1912 में ये एशिया राजधानी बन जाती है। कौन? दिल्ली बन जाती है। ठीक है, ऑफिशियली ये चीज भी आपको ध्यान देना है। 1912 में ही देखिए हार्डिंग बम कांड होता है। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका जाता है। इस कांड में क्या होता है, भाई बाल मुकुंद को जो है फांसी की सजा दे दी जाती है। ये चीज आपको ध्यान देना है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करें, देखिए 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से प्रसिद्ध है और सुधारों की घोषणा की जाती है। लॉर्ड रीडिंग की बात करें, देखिए ये एकमात्र यहूदी वायसराय थे। ये चीज आपको ध्यान देना है। और इसने आईसीएस की परीक्षा लंदन एवं इलाहाबाद में आयोजित कराई थी पहली बार। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी इसके समय में। ये चीज भी आपको ध्यान देना है, 1 अक्टूबर 1926 को। लॉर्ड इरविन की बात करें, देखिए देशी रियासतों के संबंध में 1927 में बटलर समिति की नियुक्ति इसने की थी। 3 फरवरी 1928 को, ध्यान दीजिएगा, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचता है और इसी के विरोध में ही लाला लाजपत राय जी थे। बाल गंगाधर तिलक जी नहीं थे, लाला लाजपत राय जी थे, जिनकी लाठियों के आक्रमण के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी विरोध करते समय। 5 मार्च 1931 को ही आपके गांधी इरविन समझौता होता है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। लॉर्ड लिलिथिगो की बात करें, देखिए इसी के समय में पहली प्रांतीय आम चुनाव जो हुए थे 1936-37 में संपन्न हुए थे, जिसमें देखिए 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे और इनमें से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 6 में देखिए तो पूर्ण बहुमत थी और 2 में गठबंधन की सरकार कांग्रेस ने बनाई थी। 1942 में देखिए क्रिप्स मिशन भारत में आता है। गांधी जी ने इसके निर्णय को क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 8 अगस्त 1942 मोस्ट इंपॉर्टेंट भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त क्रांति का प्रारंभ होता है, जिस पर करो या मरो का नारा दिया जाता है गांधी जी के द्वारा। लॉर्ड वेवल की बात करें, देखिए सार्जेंट योजना आती है 1944 में, शिक्षा सुधार से संबंधित थी। वेवल योजना 1945 में प्रस्तुत की जाती है वेवल के द्वारा। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे क्लीमेंट एटली, इन्होंने घोषणा की कि भारत को जून 2 1948 तक सत्ता को हम सौंप देंगे। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसको देखिए लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं 1947-47 में रहते हैं। ये ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं वायसराय थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी ये बने थे। 3 जून की योजना जो 1947 में हुई थी, इसे हम माउंटबेटन योजना के नाम से भी जान देते हैं, जिसपे भारत विभाजन की रूपरेखा थी। ये चीज आपको ध्यान देना है। सी राजगोपालचारी की बात करो, देखिए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये चीज आपको ध्यान देना है इनके बारे में। अब देखिए ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी 3 थी। इसे स्थायी बंदोबस्त को हम जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। ये आपकी 1793 में आती है। किसके द्वारा आती है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। रैयतवाड़ी ध्यान दीजिएगा टॉमस मुनरो के द्वारा आती है। महालवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी। ये चीज आपको ध्यान देना है। हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा महालवाड़ी, टॉमस मुनरो की जगह रैयतवाड़ी, और स्थायी बंदोबस्त ये आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस के माध्यम से आती है। देखिए जो स्थायी बंदोबस्त ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में थी। टॉमस मुनरो के माध्यम से जो रैयतवाड़ी आती है ये बम्बई, मद्रास और असम में थी। महालवाड़ी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और आपके पंजाब में थी। सबसे ज्यादा देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था थी पहले नंबर पर, इसके बाद दूसरे नंबर पर आपकी महालवाड़ी थी, तीसरे नंबर पर आपकी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली थी। चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए जो स्थायी बंदोबस्त थी इसमें भूमि अधिकृत अधिकार जो है जमींदार को थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था, इसमें भूमि का मालिक किसान ही रहता था। महालवाड़ी में कि भूमि पर गांव का अधिकार होता था, यानी एक लोग को बना दिया जाता था और वो सभी भूमियों को देखता था। ठीक है।
गांव से ही एक आदमी को बना दिया जाता था, गांव का मुखिया होता था, वही सब देखता था। ये चीज आपको ध्यान देना है। और रैयतवाड़ी में क्या था, इसमें किसान स्वयं जिम्मेदार होता था कर देने के लिए। अस्थायी बंदोबस्त में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी थी, तो जमींदार की थी। अब देखिए ब्रिटिश कालीन हम समितियां देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो देखिए चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में आती है। लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत की भावी शिक्षा की रूपरेखा तैयार करने का काम करती है। स्ट्रेची आयोग लॉर्ड रिटन के समय में आती है। अध्यक्ष रिचर्ड स्ट्रेची थे और अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए आती है। चीज आपको ध्यान देना है 1878 में। इसके बाद हंटर आयोग आता है 1882 में। विलियम हंटर अध्यक्षता करते हैं लॉर्ड रिपन के समय में। और शिक्षा की प्रगति का पुनरावलोकन के लिए ये बनाई जाती है। इसको देखिए हर्षल समिति 1893 में आती है। हर्षल इसके अध्यक्ष थे। लॉर्ड लैंसडाउन के समय में आती है। टकसाल संबंधी सुझाव देने के लिए बनी थी। मैकडोनल आयोग की बात करें तो ये 1900 में बनती है। सर एंटनी मैकडोनल की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन के समय में आती है। ये देखिए स्ट्रेची आयोग की रिपोर्ट पर अपना सुझाव देने के लिए बनाई गई थी। मॉनक्रीफ योजना की बात आयोग की बात करें तो ये 1901 में आती है लॉर्ड कर्जन के समय में। और मॉनक्रीफ इसके अध्यक्ष रहते हैं। सिंचाई योजना से संबंधित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। फ्रेजर आयोग की बात करें 1902 में आती है लॉर्ड कर्जन के समय में। पुलिस प्रशासन की कार्य पद्धति से संबंधित थी। सैडलर आयोग 1917 में आती है। ये ध्यान दीजिएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। कलकत्ता विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली और उनके दोषों की जांच करने के लिए गठित की जाती है। बटलर समिति 1927 में आती है लॉर्ड इरविन के समय में। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इसके प्रतिपादक कौन थे, तो ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिसे हम दादा भाई नौरोजी कहते हैं, ये थे। ये देखिए इन्होंने इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया 1867 में इन्होंने एक लेख लिखा था। और इनके द्वारा एक बुक थी 1901 में आई थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये चीज आपको ध्यान देना है। अन्य विचारक जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी से संबंधित थे, तो देखिए रमेश चंद्र दत्त थे। इन्होंने देखिए इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है लिखी थी और इस पे इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का जो है प्रमाण दिया था। 1857 के विद्रोह की बात कर लेते हैं अब हम यहाँ पर। तो 1857 का विद्रोह ध्यान दीजिएगा, ये 29 मार्च 1857 को 34वीं जो नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर की जो छावनी थी पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर देखिए मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट मेजर बाग की हत्या कर दी थी। ये चीज आपको ध्यान देना हो। मेजर सार्जेंट ह्यूसन को गोली मार दी थी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। इसी के चक्कर में विद्रोह की शुरुआत इसी के कारण में होती है। जब मंगल पांडे को फांसी हो जाती है तो इसके बाद वहां विद्रोह हो जाता है। और ये विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 मेरठ से हो गई। ये चीज आपको ध्यान देना है। 1857 में जब सैनिक विद्रोह होता है तो इस समय बंगाल के बंगाल के क्या भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। ये चीज आपको ध्यान देना है। 1857 के सैनिक विद्रोह के समय मुगल शासक 18 बहादुर शाह द्वितीय जफर था। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। मुगल शासक कौन थे, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। ठीक है। 1857 की क्रांति के समय प्रमुख केंद्र देख लेते हैं। तो दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय था, जिसे हम बख्तियार कहते हैं। और इस विद्रोह का दमन किसने किया था, तो हडसन ने किया था। निकलसन और हडसन ने। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपकी लखनऊ में कौन थी, तो बेगम हजरत महल और ब्रिटिश कादिर थे। कॉलिन कैंपबेल के द्वारा इसको दमन दमन किया गया था। इसको देखिए कानपुर में भी कैंपबेल के द्वारा किया गया था। लखनऊ और कानपुर में नजदीक है तो यहाँ पर कैंपबेल ने किया था। ये चीज आपको ध्यान देना, दमन किया था। और कानपुर से जो नायक थे, नेता थे, तो नाना साहब जी थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। जनरल हिरोज ने इसे दमन किया था। इसको जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे, जो कि बिहार में है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ये देखिए विलियम टेलर और विंसेंट आयर हैं जिन्होंने इसका दमन किया था, इसके विद्रोह का। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे और इसे कैंपबेल ने खत्म किया था। बरेली में खान बहादुर खां थे और कैंपबेल ने इसे दमन किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली थे। कर्नल नील ने है जो कि समाप्त किया था, इसे दमन करके समाप्त किया था। फतेहपुर से देखिए अजीमुल्ला थे और जनरल रेनाल्ड ने इसे दमन किया था। ये चीज आपको ध्यान देना है। 1857 से संबंधित पुस्तकें देख लेते हैं। तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस वीर वीर सावरकर ने लिखी थी। ये चीज आपको ध्यान देना है। विनायक दामोदर सावरकर। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता की थी। सिपॉय
म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ये आरसी मजूमदार की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों। पहले लिखी वीडी सावरकर ने, द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता ने, सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 ये किसने लिखी, तो आरसी मजूमदार ने लिखी। ठीक है, अब देखिए सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करें, देखिए हिंदू सुधार आंदोलन की बात कर लेते हैं। तो पहले हमारे राजा राम मोहन राय जी आते हैं और ब्रह्म समाज के बारे में देख लेते हैं। तो राजा राम मोहन राय जी 1772 से 1833 के मध्य में रहते हैं। इनका जन्म स्थल हुगली बंगाल था। इनको देखिए उपाधि राजा की मिली थी। राजा की उपाधि किसने दी थी, तो मुगल शासक अकबर द्वितीय ने दी थी। और इन्हें युग दूत कहा जाता था। किसके द्वारा कहा गया, तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया कहा गया। संवैधानिक आंदोलन के जनक किसने कहा, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने कहा। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत या जनक या आधुनिक भारत के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, नव प्रभात का तारा, नए भारत का मसीहा, प्रथम आधुनिक पुरुष और युग पुरुष आदि से सम्मानित किया जाता था। इनकी देखिए समाचार पत्रिकाएं कौन सी, तो संवाद कौमुदी थी बंगला में, मिरातुल अखबार था अंग्रेजी और फारसी में, और ब्रह्मांकल मैगजीन भी ये निकालते थे। 1822 में मिरातुल अखबार आए थे, ये चीज आपको ध्यान देना है। प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं पुस्तकों की। तो तुहफात उल मुहाइदीन इंपॉर्टेंट है, चीज ध्यान दीजिएगा, 1809 में आई थी। इसका हिंदी का मतलब है एकेश्वरवादियों का उपहार। ये फारसी भाषा में आई थी 1809 में। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, जीसस का उपदेश या प्रवचन 1820 में प्रकाशित होती है। संस्थाएं देखें तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं 1816 में कलकत्ता में। आत्मीय सभा 1814-15 में स्थापना करते हैं कलकत्ता में। हिंदू कॉलेज 1817 में स्थापित करते हैं कलकत्ता में ही हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं डेविड हेयर की भूमिका में। वेदांत कॉलेज 1825 में, ब्रह्म समाज 1828 में कोलकाता में स्थापना करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात कर लेते हैं तो 12 फरवरी 1824 में जन्म लेते हैं। गुजरात के, अब बचपन के नाम इनका क्या था, मूल शंकर था, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने देखिए आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में बम्बई में। इन्होंने देखिए नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए है, स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया था। इन्हें देखिए भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। इन्होंने सुधारात्मक कार्य जो किए हैं, देखिए वेदों का पुनरुत्थान पर काम किया है, वैदिक धर्म की पुनः स्थापना की बात कही है, और सामाजिक धार्मिक कुरीतियों पर प्रबल विरोध इन्होंने दर्ज कराया है। आंदोलन इन्होंने देखिए शुद्धि आंदोलन कराया था, जिसके माध्यम से पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश करने की बात कही थी, और गौ रक्षा आंदोलन भी इन्होंने कराया था। दंडी स्वामी पूर्णानंद ने ही मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा था। किसने रखा था, दंडी स्वामी पूर्णानंद ने। ये चीज आपको ध्यान देना है। प्रमुख पुस्तकें और रचनाएं की बात करें, देखिए सत्यार्थ प्रकाश इन्होंने लिखी थी संस्कृत में 1874 में। पाखंड खंडन लिखी थी 1866 में। अद्वैत मत का खंडन किया था 1873 में। सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबिल भी कहा जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था कि बुरे से बुरा जो देश होता है, ये अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से भी बेहतर होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया तथा स्वराज शब्द का भी प्रयोग किया था, ये चीज आपको ध्यान देना है। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन जी के बारे में देख लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद 1863 में जन्म लेते हैं। इनका जन्म स्थान कोलकाता था। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। पिता विश्वनाथ दत्त, माता भुवनेश्वरी देवी। गुरु इनके कौन थे, रामकृष्ण परमहंस, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं 1897 में। कहाँ, बेल्लूर में, कर्नाटक में पड़ता है। अब देखिए हिंदू सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन देख लेते हैं। तो देखिए एशियाटिक सोसाइटी, जिनमें मैं टिक लगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में। युवा बंगाल आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विवियन डेरोजियो के द्वारा 1826 में कलकत्ता में। ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा कलकत्ता में। तत्वबोधनी सभा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 में कलकत्ता में। इसको देखिए परमहंस मंडली गोपाल हरि देशमुख के द्वारा 1840 में बम्बई में। ठीक है, इसको देखिए रहनुमाई माज दायसन सभा 1851 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा बम्बई में। प्रार्थना समाज ध्यान दीजिएगा 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और एम जी रनाडे के द्वारा बम्बई में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में होती है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बम्बई में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में होती है एच पी ब्लोवात्स्की और कर्नल एच एस अलकाट के द्वारा न्यूयॉर्क में होती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना जी जी आगरकर के द्वारा की जाती है पुणे में 1884 में।
इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस महादेव गोविंद रनाडे ने स्थापना की थी बंबई में 1887 में। ठीक है, इसको देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में होती है स्वामी विवेकानंद के समय में और बेल्लूर में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में होती है, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी बंबई में। पूना सेवा सदन की स्थापना श्रीमती रमाबाई रनाडे करती हैं पूना में। सेवा समिति की स्थापना एच.एन. कुंजरू हृदयनाथ कुंजरू जी ने की थी 1914 में इलाहाबाद में। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा हरिद्वार में की गई थी। वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा मद्रास में की गई थी। विश्व भारती की स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। इसका देखिए निम्न जातीय आंदोलन और संगठन के बारे में देख लेते हैं। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी, ध्यान दीजिएगा। अरब्बीपुरम आंदोलन श्री नारायण गुरु में, इसे छोड़ सकते हैं। इसको देखिए डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 में वी.आर. सिंधे के द्वारा बंबई में की गई थी। बहुजन समाज 1910 में मुकुंद राव पाटिल के द्वारा की गई थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बंबई में की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसको देखिए हरिजन सेवक संघ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा पुणे में की गई थी, ध्यान दीजिएगा। मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन देख लेते हैं। तो देखिए दारुल उलूम अथवा देवबंद आंदोलन, जिसे हम 1866 में मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही के द्वारा देवबंद में ये स्थापित किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन ध्यान दीजिएगा 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ में ही। अहमदिया आंदोलन 1889 से 1890 में मियां मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा फरीदकोट में की गई थी स्थापना। इसको देखिए महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार आंदोलन की बात करें, ये यहाँ पर सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम 1829 में आता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था राजा राममोहन राय जी के द्वारा प्रयास करने पर। बाल विवाह निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ही 1829 में आता है। हिंदू महिला या संपत्ति अधिनियम 1837, इसे आप छोड़ सकते हैं। दास प्रथा प्रतिबंध अधिनियम 1843 में आता है लॉर्ड एलन बेरो के द्वारा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आता है लॉर्ड कैनिंग के समय में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयास के द्वारा। ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट इंपॉर्टेंट है, 1872 में आता है लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा। अंतरजातीय विवाह की वैधानिकता के लिए केशव चंद्र सेन जी के प्रयास के द्वारा। एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये लॉर्ड लैंसडाउन के समय में आता है। लड़की की जो शादी की उम्र थी इसे 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी बहराम जी मालाबारी जी के प्रयास के द्वारा 1891 में। इसको देखिए शारदा एक्ट आता है 1930 में, इंपॉर्टेंट लॉर्ड इरविन के समय में। लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई और लड़कियों के लिए ये 14 वर्ष कर दी गई थी। 1931 में बाल विवाह निषेध अधिनियम आता है। लॉर्ड इरविन के समय में बाल विवाह को इसमें प्रतिबंधित कर दिया जाता है। अब देखिए कृषक मजदूर एवं जनजाति आंदोलन की बात करें, देखिए मोपला विद्रोह होता है 1836 से 54, 1921 से 22 में। मोपला विद्रोह की आपको नेतृत्व ध्यान दीजिएगा के.एन. हाजी, सैयद काजी अली मुसलियार, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसको देखिए पागलपंथी विद्रोह है, इसको देखिए करम शाह और टीपू थे, ध्यान दीजिएगा। यह जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध हुआ था। इसको देखिए नील विद्रोह ध्यान दीजिएगा 1859 से 60 में होता है बंगाल में। इसमें विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास यानी विश्वास बंधु थे और ये किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना चाहते थे। पावना विद्रोह बंगाल में होती है 1873 से 1876 के मध्य में। इस पर देखिए ईशान चंद्र राय और केशव चंद्र राय और शंभुनाथ पाल जी थे, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में, ध्यान दीजिएगा। इस पर देखिए नेतृत्व करता कौन थे, ये देखिए तो आपको हुआ तो चंपारण बिहार में। इसके नेतृत्व करता थे महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ही थे जो कि इस सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी जी को मनाते हैं और तिनखटिया प्रणाली का इसमें विरोध किया जाता है। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में होता है। खेड़ा गुजरात में महात्मा गांधी जी के द्वारा फसल की बर्बादी के बाद भी राजस्व वसूलने के कारण इसका विरोध किया जाता है। अवध किसान आंदोलन रामचंद्र जी इसके नेतृत्व करते थे। प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद से संबंधित था ये। एका आंदोलन मादरी
मदाई पासी के द्वारा लगान में वृद्धि के विरोध में किया गया था। बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई के आसपास में। बारडोली सत्याग्रह 1928 में होता है। 1928 में वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में इस पर देखिए लगान में वृद्धि जो की गई थी उसके विरोध में कर किया गया था। तेभागा आंदोलन बंगाल में होता है। कंपाराम भुवन सिंह होते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भूदान आंदोलन की नेतृत्व किसने किया था, तो विनोबा भावे ने किया था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए प्रमुख जनजातीय विद्रोह देख लेते हैं। तो इस पर जो इम्पोर्टेंट उन्हें भी हम देखेंगे, उन्हें बस देखना है, ठीक है। बाकी देखिए सब याद करना कोई जरूरी नहीं, इतने आप याद भी नहीं कर जाएंगे। तो भील विद्रोह 1812 से 19 में होता है। ये नेतृत्व करता कौन थे, दांगलिया सेवराम थे, ये चीज आपको ध्यान देना है। संथाल विद्रोह ध्यान दीजिएगा 1855-56 में होता है। इस पे देखिए सिद्धू कान्हू और चांद और भैरव रहते हैं। बिहार झारखंड ये राज्य रहता है जहां पर होता है। अहोम विद्रोह ध्यान दीजिएगा 1828 से 1833 में होता है। गोमधर कुंवर के द्वारा असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में होता है। रंपा की बात करें तो रंपा विद्रोह 1879 में होता है और 1922 और 24 में होता है। अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा होता है। मुंडा विद्रोह 1899 में 1900 के मध्य में होता है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, और ये छोटा नागपुर में होता है। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट है आपका नागरिक और गैर आदिवासी विद्रोह की बात करें तो देखिए सन्यासी विद्रोह होता है बंगाल बिहार में। इस पर देखिए मंजर शाह और द्विज नारायण है जो कि नेतृत्व करता होते हैं। फकीर विद्रोह 1776-77 में होता है। मजनूम शाह और चिराग अली भवानी पाठक देवी चौधरानी थी, बंगाल में ये संबंधित था। पाइका विद्रोह ध्यान दीजिएगा 1804 से 1817 के मध्य में और 1817 से 1825 के मध्य में उड़ीसा में होता है, खुर्दा के राजा और जगबंधु के द्वारा। इसके बाद गडकरी विद्रोह ध्यान दीजिएगा 1844 में होता है, इंपॉर्टेंट है। कृष्णादाजी पंडित के द्वारा कोल्हापुर महाराष्ट्र में होता है। कूका विद्रोह 1840 से 1841 में होता है, भगत जवाहर मल के द्वारा पंजाब में। पागलपंथी विद्रोह करम शाह और टीपू के मध्य होता है, शेरपुर पूर्वी बंगाल से संबंधित था। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट के लिए देखिए, अब देखिए यहाँ पर हम आईएनसी की बात कर लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी 1885 में होती है एवो ह्यूम के द्वारा। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में होती है और 72 अनुयायी इससे जुड़े थे। कहाँ होता है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय परिसर में होता है, बम्बई के। इसके स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, ये चीज आपको ध्यान देना है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज ज्यूले जिन्होंने प्रयागराज में अध्यक्षता की थी। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बसंत जी थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जी थी। सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे, ये चीज आपको ध्यान देना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के देखिए इंपॉर्टेंट जो अधिवेशन थे उन्हें हम देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। देखिए सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हें बस हम देखने वाले हैं। तो पहली बैठक कहाँ होती है, तो 1885 में होती है। और ये कहाँ होती है, तो ये आपके बम्बई में ही होती है। बम्बई में कहाँ, तो यही गोकुल तेजपाल विश्वविद्यालय में होती है। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि हैं जो कि भाग लेते हैं। इसको देखिए 1886 में, शुरू के 4 तो आपको याद ही रखने चाहिए। 1886 में होती है कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी हैं जो कि प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसी में ही नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का INC में जो विलय हो जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। 1887 में मद्रास में बैठक होती है। बदरुद्दीन तैयब जी जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये इसके अध्यक्ष बनते हैं। इसको देखिए 1888 में प्रयागराज में होता है। जॉर्ज ज्यूले जो कि प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे, ठीक है। 1896 में इंपॉर्टेंट है, इस पर ही देखिए वंदे भारत वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है ये गाया गया था कलकत्ता में। रहमतुल्ला एस सयानी है जो कि द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1905 में बनारस का अधिवेशन होता है गोपाल कृष्ण गोखले जी की अध्यक्षता में। इस पर ही आपके बंगाल विभाजन की आलोचना की गई थी और स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन किया गया था। 1906 में कलकत्ता का अधिवेशन होता है दादा भाई नौरोजी के समय में, और नौरोजी जी ने ही इस पे स्वराज या सुशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। 1907 में आपका सूरत अधिवेशन होता है जिसपे रास बिहारी बोस हैं जो कि अध्यक्षता करते हैं, और कांग्रेस का इसमें कांग्रेस 2 भागों में टूट जाती है, नरम दल और गरम दल में। 1911 में कलकत्ता में होता है बिशन नारायण दर है जो अध्यक्षता करते हैं। पहली बार इसी समय आपके कलकत्ता के अधिवेशन में ही जनगण मन जो राष्ट्रगान है ये गाया जाता है। 1916 में लखनऊ का अधिवेशन होता है जिसपे अंबिका चरण मजूमदार है जो कि अध्यक्षता करते हैं, और बंबई का गवर्नर जनरल जो होता है विलिंगटन ये अधिवेशन में भाग लेता है, और नरम दल और गरम दल इस पे जुड़ जाते हैं, और यहीं से आपकी तुष्टिकरण की राजनीति भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि
इस पे आपकी मुस्लिम लीग भी है, समझौता कर लेती है कांग्रेस के साथ। 1917 में कलकत्ता में आपका अधिवेशन जो होता है, एनी बेसेंट जो प्रथम महिला अध्यक्षता बनती हैं, और सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था इसी में। 1920 में जो नागपुर का अधिवेशन होता है, इस पर देखिए भारतीय रियासतों के प्रति नीति घोषित की गई थी कि भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन और हिंदी के संपर्क बनाने के माध्यम की बात कही गई थी। इसी में ही असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन भी किया गया था। 1924 में बेलगांव का अधिवेशन होता है, जिसपे महात्मा गांधी एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसपे गांधी जी अध्यक्षता करते हैं। 1923 में जो काकीनाडा में होता है मौलाना मोहम्मद अली के समय में, तो इस सम्मेलन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की जाती है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। 1925 में जो कानपुर का अधिवेशन होता है, तो सरोजनी नायडू के द्वारा अध्यक्षता की जाती है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है। 1929 में जो लाहौर में होता है, इस पर जवाहरलाल नेहरू जी हैं जो कि अध्यक्षता करते हैं, और इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव है जो कि पारित होता है, और 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया जाता है। ठीक है। 1931 में कराची का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल जी करते हैं। इस पर देखिए मूल अधिकार का प्रस्ताव, गांधी इरविन समझौते के अनुमोदन और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का है जो कि प्रस्ताव पारित होता है। 1936 में जो लखनऊ में अधिवेशन होता है जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में, इस पर देखिए नेहरू जी ने समाजवाद को भारत की समस्याओं के हल करने की एक कुंजी बताई थी, और कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना भी की गई थी। ठीक है। 1937 में जो फैजपुर का अधिवेशन होता है, इस पर देखिए जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्षता करते हैं, प्रथम अधिवेशन है जो कि गांव में हुआ था। 1938 में हरिपुरा का अधिवेशन होता है, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी हैं जो कि अध्यक्षता करते हैं। 1939 में त्रिपुरी संकट आता है, त्रिपुरी में अधिवेशन होता है, जिस पर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए गांधी जी के उम्मीदवार जो थे पट्टाभी सीतारामैया थे, इनके मध्य मतदान होता है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं, लेकिन ये महात्मा गांधी जी की इज्जत करने के लिए इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद देखिए इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्षता करते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसको देखिए 1940 में रामगढ़ में सम्मेलन होता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी हैं जो कि अध्यक्षता करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद 6 वर्ष तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। 1946 में मेरठ में जो होता है अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता आचार्य जेबी कृपलानी जी करते हैं, और इस स्वतंत्रता के समय यही कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। बंगाल विभाजन की बात करें, देखिए बंगाल विभाजन का घोषणा जो हुई थी 19 जुलाई 1905 को होती है। ठीक है। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी जाती है, और बहिष्कार प्रस्ताव को भी पारित कर दिया जाता है। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र जो है संजीवनी में दिया था, और इसके विरोध में कौन थे, तो इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, ये चीज आपको ध्यान देना है। बहिष्कार के बंगाल विभाजन जो प्रभावी कब से होता है, तो 16 अक्टूबर 1905 को होता है, और इसी दिन शोक दिवस भी मनाया जाता है पूरे बंगाल में, ये चीज आपको ध्यान देना है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ये चीज आपको ध्यान देना है। इन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। 1911 में मैंने आपको जैसा कि बताया जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, ये इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के आज्ञा पर दिल्ली में भव्य आयोजन करते हैं, जिसे हम दिल्ली दरबार भी कहते हैं। इसी समय ही कलकत्ता को राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया जाता है, और दिल्ली को राजधानी मान लिया जाता है। 1912 से राजधानी पूर्णतः बन जाती है दिल्ली भारत की, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए मुस्लिम लीग के गठन की बात कर लेते हैं, तो 1906 में इसका गठन होता है। कहाँ होता है? ढाका में होता है, नवाब सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण में। अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक संस्थान सम्मेलन में ये बनती है। सम्मेलन में सलीमुल्लाह ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव पेश किया था। मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो आगा खां को चुना गया था। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया था, ये चीज आपको ध्यान देना है। कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में 1907 में होता है। अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। स्वदेशी आंदोलन को लेकर ये बढ़ जाते हैं, आपस में विचार बढ़ जाते हैं, जिसके कारण से नरम दल और गरम दल में विभाजित हो जाता है। अब देखिए बाल गंगाधर तिलक की बात कर लेते हैं। इन्हें लोकमान्य की उपाधि भी मिली थी। अरे कब मिली थी? 1897 के आसपास मिले। चापेकर बंधुओं पर जब आरोप लगा था, उसी समय आप इसे पढ़ सकते हैं डिटेल में। इन्हें भारत के बेताज बादशाह भी कहा जाता है। समाचार पत्र मराठा और केसरी है जो कि इन्होंने चलाए थे 1881 में, ये चीज आपको ध्यान देना है। उत्सव की शुरुआत कौन कौन से उत्सव की शुरुआत करें? तो 1893 में देखिए गणपति उत्सव की शुरुआत करते हैं। 1895 में शिवाजी उत्सव की शिवाजी को स्टार्ट करते हैं। इन्हें देखिए
इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? तो वेलेंटाइन शिरोल थे, जिन्होंने इन्हें बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहते हैं। 1908 में केसरी में प्रकाशित तथ्यों के आधार पर राजद्रोह पर मुकदमा चलता है और उन्हें 6 साल की सजा दे दी जाती है, मांडले जेल भेज दिया जाता है। मांडले जेल में ही इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। ये चीज आपको ध्यान देना है। तिलक जी ने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का भी आरोप लगाए थे, यानी ये गर्म दल के नेता थे। ये चीज आपको ध्यान देना है। भारत में देखिए क्रांतिकारी आंदोलन के चरण की हम बात कर लेते हैं तो वी डी सावरकर के द्वारा 1899 में मित्र मेला की स्थापना की जाती है, जिसे बाद में गुप्त सभा के रूप में अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित हो जाती है 1904 में। पी मित्रा ने ही बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। ये ध्यान दें, जहाँ परमथ मित्रा इन्हें कहते हैं, पूरा नाम इनका। 30 अप्रैल 1908 को 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था, जिसे हम किंग्सफोर्ड कांड भी कहते हैं। इस पर देखिए किंग्सफोर्ड तो बच गए थे, लेकिन एक जो स्वराज प्रेमी था तो उनकी पत्नी और बच्चे मर गए थे। उस पर ये चीज आपको ध्यान देना है। प्रफुल्ल चाकी ने तो डर कर आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया था 1908 में। इन्हें मात्र 15 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई थी। तो सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, खुदीराम बोस थे। 23 दिसंबर 1912 में दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काफिले पर बम फेंका गया था। इस ये घटना रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल के द्वारा की गई थी। रास बिहारी बोस जो है इसके बाद जापान भाग जाते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन की बात कर लेते हो तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में ही लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना करते हैं 1905 में। ध्यान दीजिएगा। मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में स्टुटगार्ट जो कि जर्मनी में पड़ता है, यहाँ पर देखिए भारत का राष्ट्रीय तिरंगा जो हरा पीला या लाल रंग का ध्वज था इसे फहराया था और इन्हें भारतीय क्रांति की माता भी कहा जाता है। 1 नवंबर 1913 को देखिए लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी और सोहन सिंह भाखना जो है इस पार्टी के अध्यक्ष थे। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। महत्वपूर्ण घटनाएं देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आपसे डायरेक्ट मिलान करने को पूछ लेता है। तो कामागाटू प्रकरण 1914 में होता है। ये देखिए ये आपका जहाज था जो आपका पहुंचा था, लेकिन इसे कनाडा पहुंचना था, लेकिन कनाडा में इसे उतरने नहीं दिया गया था, जिसके कारण से काफी लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। पार्लियामेंट सुधार 1909 में होता है। दिल्ली दरबार 1911 में होता है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18। होम रूल आंदोलन 1916 में। लखनऊ समझौता 1916। मॉन्टेग्यू घोषणा 1917। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में होता है। लखनऊ समझौता की बात करें तो अभी हमने देखा 1916 में होता है। ये अंबिका चरण मजूमदार भी अध्यक्षता करते हैं कांग्रेस के अधिवेशन की। लखनऊ अधिवेशन में ही बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का जो प्रयासों से ही नरम दल और गरम दल का जो है पुनः सम्मेलन हो पाता है। इसी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता होता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। महात्मा गांधी का परिचय देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था, गुजरात के। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी, माता जी का नाम पुतलीबाई था। इनके पिता पोरबंदर, वांकानेर और राजकोट के दीवान थे और इनका 13 वर्ष की आयु में ही 1883 में कस्तूरबा गांधी से शादी हो जाती है। गांधी ने देखिए 1889 से 1891 के मध्य में इंग्लैंड में ही कानून की पढ़ाई करते हैं। गांधी जी 1893 में गुजराती व्यापारी था दादा अब्दुल्ला, इसका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन पहुंच जाते हैं। गांधी जी जो है अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष तक रहते हैं और 9 जनवरी 1915 को आते हैं और इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान देना। कब से मनाया जा रहा है? 2015 से मनाया जा रहा है। गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी ने 1917 में अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। कब की थी? 1917 में। ध्यान दीजिएगा। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ, ये गांधी जी की आत्मकथा है। ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी द्वारा जो है पुस्तका कौन कौन सी आई थी? तो हिंद स्वराज की स्थापना की, यंग इंडिया की, नवजीवन की, हरिजन की और इंडियन ओपिनियन की। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी। गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका की चीजें देख लेते हैं। तो 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करते हैं। कहाँ करते हैं? तो साउथ अफ्रीका में ही करते हैं। फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं 1904 में। इंडियन ओपिनियन पत्र का प्रकाशन करते हैं 1903 में। 1904 में फिनिक्स आश्रम, 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस और टॉल स्टाई फार्म की स्थापना करते हैं जोहानिसबर्ग में 1910 में। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए गांधी जी के प्रारंभिक 3 कार्य देख लेते हैं। तो 1917 में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह होता है जो कि बिहार में होता है। प्रथम सविनय अवज्ञा है ये। इसके बाद देखिए इसके बाद आपका
1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह होता है। ये खेड़ा सत्याग्रह होता है, प्रथम असहयोग था ये, ठीक है। ये प्रथम सविनय अवज्ञा था। ये प्रथम असहयोग आंदोलन था जो अनुप्रयोग किया था इन्होंने। 1918 में ही अहमदाबाद मिल हड़ताल की थी, जो कि प्रथम भूख हड़ताल थी, ये चीज आपको ध्यान देना है। 1917 में राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर ही गांधी जी चंपारण गए थे, ये चीज आपको ध्यान है। यहाँ पर गांधी जी ने तिनकटिया पद्धति का विरोध किया था। अब देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 में होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट है जो कि पारित कर दिया जाता है। 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो कि माइकल ओडायर थे, इनके आदेश पर पंजाब के दो लोकप्रिय नेता जो थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके कारण जनता काफी ज्यादा क्रोधित हो जाती है। 10 अप्रैल 1919 को इसी के कारण अमृतसर का जो शहर था, यहाँ पर प्रशासन सैन्य अधिकारी था ब्रिगेडियर जनरल आर डायर, इनको सौंपा जाता है प्रशासन। तो ये 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन पड़ता है। इस दिन जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया जाता है, जिस पर जनरल ओडायर ने आधाधुंध गोलियां चलवाने का आदेश दिया था, जिसके कारण से इस हत्याकांड में काफी लोग मारे गए थे। इस हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। ये चीज आपको ध्यान देना, किसने दिया था? शंकरन नायर ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि भी त्याग दी थी। कांग्रेस ने भी इस हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी की स्थापना की थी। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसको देखिए असहयोग आंदोलन होता है 1920 से 1922 में, इसे भी हम देख लेते हैं। तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है कलकत्ता में, तो इस अधिवेशन में ही स्वराज की प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन को चलाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की बात की गई थी, लेकिन इसी दिन दुर्भाग्य से तिलक जी का देहांत हो जाता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंतिम रूप में पारित कर दिया गया था, और इस प्रस्ताव को CR दास ने, चितरंजन दास ने प्रस्तुत किया था। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए 1921 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी जी ने केसरे हिंद और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि है जो कि त्याग दी थी। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी, यानी ये सब करने की जरूरत नहीं थी, इन्होंने ऐसा कहा था। चौरी चौरा कांड कब होता है? 4 फरवरी 1922 में होता है। ये कहाँ होता है? तो गोरखपुर जिले के चौरी चौरा स्थान में होता है। इसका कारण क्या था? तो किसानों के जुलूस पर देखिए अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसके कारण से काफी लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इसी के विरोध में ही एक एक पूरे पूरे चौकी को ही आग लगा दी गई थी। तो इसी घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया था, जिसका काफी लोगों ने विरोध किया था। स्वराज पार्टी का गठन होता है कब होता है? 1923 में होता है, मार्च 1923 में। और ये CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने की थी, इलाहाबाद में स्थापना की थी। CR दास इस पार्टी के अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू जी महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष नियुक्त करने में सफलता प्राप्त की थी। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण ये देख लेते हैं हम। तो इसमें देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है HRA की अक्टूबर 1924 में। कहाँ होती है? तो ध्यान दीजिएगा, कानपुर में होती है। और इस पे देखिए सचिन नाथ सन्याल थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, योगेश चटर्जी थे। काकोरी एक्शन जो होता है, काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 में होता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा ये किया जाता है। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया जाता है। इस घटना के संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल, अशफाक उल्ला खां को देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, और रोशन लाल को इलाहाबाद में, इलाहाबाद के नैनी में, और अशफाक उल्ला खां को कहाँ? फैजाबाद में फांसी की सजा दे दी जाती है। कई बार मिलान करने को पूछा जा चुका है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करें, HSRA की, तो 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने अपने नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के मैदान में एच आर ए का नाम बदलकर HSRA कर देते हैं, यानी उस पर सोशलिस्ट वर्ड जोड़ देते हैं। HSRA के इस संस्थापक सदस्यों में देखिए भगत सिंह थे, सुखदेव थे, भगवती चरण वोहरा थे,
शिव वर्मा थे, जयदेव कपूर और विजय कुमार सिन्हा थे। ये चीज आपको ध्यान देना है। 17 दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक जो सैंडर्स थे इसकी हत्या कर दी थी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानमंडल में खाली जगह पर बम फेंका था, जिसका उद्देश्य था अंग्रेजों को डराना। ठीक है, उनके कानों तक अपनी बात पहुंचानी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत, जिस पर सैंडर्स की हत्या की थी, मुकदमा चलाया गया था और इसी के तहत 23 मार्च 1921 को इन तीनों को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाती है। इसी के पहले एक घटना हो जाती है। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद जी शहीद हो जाते हैं। अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को होती है, गांधी जी के नेतृत्व में होती है और दांडी मार्च के साथ होती है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। 24 दिन की यात्रा होती है। 5 अप्रैल को दांडी नवसारी जिला पहुंच जाते हैं। 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर यह नमक बनाकर कानून को तोड़ते हैं। इस यात्रा के दौरान गांधी जी ने कुल 390 किलोमीटर की यात्रा जो है तय की थी। यहाँ पर जो अमेरिकी पत्रकार था वेब मिलर, ये दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ गए थे। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देख लीजिए, हम यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन की बात कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से 1931 में होता है। द्वितीय आपका 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के मंथ। इसके बाद तृतीय होता है 1932 में होता है। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मुस्लिम प्रतिनिधियों ने पृथक निरोधक मंडल की बात की गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे नेता थे जो कि जिन्होंने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जिसपे गांधी जी ने भी भाग लिया था। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ही शामिल हुए थे। 29 अगस्त 1931 को SS राजपूताना नामक जलपोत से ये लंदन पहुंचे थे भाग लेने के लिए। यहाँ पर देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन शामिल हुए थे। तो महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला, मीराबेन, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू शामिल थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय रैमजे मैकडोनाल्ड हैं जो कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, और लॉर्ड विलिंगटन हैं जो कि भारत के वायसराय थे, और रैमजे मैकडोनाल्ड ने ही सांप्रदायिक पुरस्कार स्टार्ट किया था। ठीक है, सांप्रदायिक निर्णय और पूना पैक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो 16 अगस्त देख सकते हैं, तो कम्युनल अवार्ड की इन्होंने घोषणा की थी, किसने, रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 में। इसमें क्या किया गया था, दलित वर्ग को अब अल्पसंख्यक मान लिया था, जिसमें अल्पसंख्यक में पहले मुसलमान और सिख थे, और उसमें अब दलित वर्ग को भी मान लिया था, और इसका मतलब यह था कि इन्हें हिंदुओं से अलग अब ट्रीट किया जाने लगा, जिसके विरोध में गांधी जी ने पूना में यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण 24 सितंबर 1932 को गांधी के अनुयायियों जो मदन मोहन मालवीय थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और शिव गोपालचारी, इन्होंने मिलकर अंबेडकर जी को समझाया और गांधी जी को समझाया, और दोनों के मध्य पूना समझौता कराया। इसे हम पूना पैक्ट कहते हैं। पूना समझौते का जो मसौदा था इसे तैयार किसने कराया था, तो श्री राजगोपालचारी ने तैयार किया था। पूना पैक्ट में दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर तथा हिंदुओं की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। 18 अप्रैल 1923 को सूरसेन, जिन्हें हम मास्टरदा कहते हैं, इनके नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना होती है, जो कि चटगांव शाखा थी। यहाँ इन्होंने चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोलकर वहां पर कब्जा कर लिए थे। ये चीज आपको ध्यान देना है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन है जो कि भारत पहुंचता है। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन होता है, जिस पर मोहम्मद अली जिन्ना है जो कि अध्यक्षता करते हैं, और इसी अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो ने, ये सेकेंड वर्ल्ड वार की बात हो रही, सेकेंड वर्ल्ड वार में भारत से सपोर्ट पाने के लिए, तो लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव पेश किया था। कब, 8 अगस्त 1940 को। अगस्त प्रस्ताव को पूर्णतः अस्वीकृत करने के बाद कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह और दिल्ली चलो सत्याग्रह को प्रारंभ कर दिया गया था। 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही के रूप में चुना, और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू जी थे, और तृतीय सत्याग्रही आपके कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अब देखिए क्रिप्स मिशन की बात कर लेते हैं। तो क्रिप्स मिशन भारत में बढ़ रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए विंस्टन चर्चिल, जो वहां का ब्रिटेन का PM था, इसने मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा। ये देखिए ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यह मिशन भेजा गया था, इसलिए इसका नाम क्रिप्स
अंतरिक्ष मिशन पड़ा था, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर लेते हैं। 1942 में होता है। 7 अगस्त 1942 को बंबई का ऐतिहासिक जो ग्वालियर टैंक मैदान है, इस पर अबुल कलाम आजाद जी की अध्यक्षता में कांग्रेस की बैठक होती है। इसी बैठक में नेहरू जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया। और भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख किसने तैयार किया था? तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद जी ने मिलकर तैयार किया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हो जाता है और 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी को और अन्य शीर्ष नेताओं को जो है ब्रिटेन की सरकार है जो कि गिरफ्तार कर लेती है। और इसी समय गांधी जी ने करो या मरो का भी नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के अन्य तथ्य देख लेते हैं। तो देखिए इसी आंदोलन के समय ही 3 जगहों पर पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना की गई थी। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, तामलुक में यहाँ की सरकार को जातीय सरकार के नाम से जाना जाता था। यह सरकार दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक चली थी। यहाँ की किसान विधवा जो थी मातंगनी हजारा ने गोली लग जाने के कारण भी झंडे को ऊंचा रखा था। इन्हें बूढ़ी गांधी भी कहा जाता था। किन्हें? मातंगनी हजारा को। इसको देखिए सतारा है, यहाँ पर भी देखिए सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी, 1945 तक चली थी। इसके नेता थे वाईवी चौहान थे। तो बलिया, तामलुक और सतारा ये 3 राज्य थे जहां पर पैरेलल गवर्नमेंट चलने लगी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के जीवनीकार कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा जीवनीकार लुई फिशर है जो कि इनके साथी थे। ध्यान दीजिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। गांधी इरविन समझौते की बात करें तो ये कब होता है? 1931 में होता है। ध्यान दीजिएगा 5 मार्च 1931 को होता है, जिसे हम दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा इस समझौते के फलस्वरूप कांग्रेस जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी होती है। अब देख लिए आजाद हिंद फौज के बारे में देख लेते हैं। तो मोहन सिंह के नेतृत्व में 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी या आजाद हिंद फौज का है जो कि गठन होता है। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी का विचार जो है देखिए प्रीतम सिंह और फूजीवारा ने दिया था। इसकी पहली डिवीजन का औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को किया गया था, जिसके प्रथम सेनापति कौन थे? तो मोहन सिंह को बनाया गया था। आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया गया था? तो सिंगापुर द्वीप पर किया गया था। रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज की कमान जो है किसको दे दी? तो एससी बोस यानी सुभाष चंद्र बोस जी को दे दी थी। ध्यान दीजिएगा सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में देख लेते हैं। तो इनका जन्म 1897 में 23 जनवरी 1897 23 जनवरी को ही अब क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। उड़ीसा में होता है। 1920 में देखिए इन्होंने सिविल सेवा में चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन वहां पर इनका मन नहीं लग रहा था, जिसके कारण इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। महात्मा गांधी की प्रेरणा से वर्ष 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस में ये शामिल हो जाते हैं। देशबंधु चित्तरंजन दास जो थे इनके राजनीतिक गुरु थे। ध्यान दीजिएगा किनके? सुभाष चंद्र बोस जी के। 1927 में इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं। 1939 में देखिए कांग्रेस से ये इस्तीफा दे देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। जर्मनी की जनता इन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करती है। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। महात्मा गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस जी को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। वेवल योजना की बात कर लेते हैं। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व में रूढ़िवादी सरकार जो है भारत में संवैधानिक प्रश्न को हल करने के उद्देश्य से लॉर्ड वेवल को भारत के नेताओं से विचार विमर्श के हेतु कहा था। ठीक है, वेवल योजना कब होती है? 1945 में। इसका उद्देश्य क्या है? तो लॉर्ड वेवल ने 14 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत की थी जिसे हम वेवल योजना कहते हैं। ठीक है, ये संवैधानिक प्रश्न को हल करने के लिए मुख्यतः बनाई गई थी। कैबिनेट मिशन की बात कर लेते हैं। तो क्लीमेंट एटली के द्वारा ये गठन किया गया था। दिल्ली पहुंचने की थी 24 मार्च 1946। इसके सदस्य ध्यान दीजिएगा पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये 3 थे। ध्यान दीजिएगा पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। संविधान सभा के चुनाव की बात कर लेते हैं। 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पहली बार संविधान सभा का जो विचार है प्रस्तुत किया गया था। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के चुनाव आयोजित किए गए थे। चुनाव परिणाम में आप देखेंगे तो कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 और स्वतंत्र उम्मीदवार 15 थे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये 16 अगस्त 1946 को हुआ था। 12 अगस्त 1946 को वायसराय ने अंतरिम सरकार बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को निमंत्रण भेजा था, जिसे नेहरू जी ने स्वीकार कर लिया।
मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था। लीग की इस कार्यवाही में भयानक रक्तपात हुआ था। महात्मा गांधी ने नोआखली में शांति स्थापना हेतु पद यात्रा की थी। कहाँ की थी? नोआखली में। अंतरिम सरकार के गठन की बात देख लें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 सितंबर 1946 में 11 अन्य सदस्यों के साथ मिलकर यानी कुल 12 सदस्यों ने मिलकर अंतरिम सरकार की शपथ ली थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष थे कार्यकारी परिषद के और विदेशी मामलों के। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, ध्यान दीजिएगा। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। सरदार पटेल जी को गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और रियासत संबंधी मामले मिले थे। जॉन मथाई ये उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। वाणिज्य मंत्री चुंद्रीगढ़ थे। सी एच भाभा कारखानों और बंदरगाह मंत्री थे। ध्यान दीजिएगा, ये कई बार आपसे मिलान करने को पूछे गए हैं। इसके बाद देखिए राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। अरोड़ा आसफ अली ध्यान दीजिएगा रेलवे मंत्री थे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट थे, लियाकत अली वित्त मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। और जोगेंद्र नाथ मंडल जो है विधि मंत्री थे। ये चीज आपको ध्यान देना है। एटली की घोषणा देख लेते हैं तो 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली जो पीएम थे ब्रिटेन के, इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स यानी लोकसभा में अपने घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। एटली ने लॉर्ड वेबल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया। लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो 3 जून 1947 को आती है, यह भारत के 34वें गवर्नर जनरल बनकर आए थे। भारतीय नेताओं की स्वीकृति के बाद ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 को भारत विभाजन योजना है जो कि प्रस्तुत की थी। इसको देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को जो आता है, ये 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया जाता है। इस विधेयक को देखिए 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिल जाती है और इसी के तहत 15 अगस्त 1947 को दो डोमिनियन भारत और पाकिस्तान की स्थापना हो जाती है। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत आजाद हो जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो भारत के विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। आधुनिक पुस्तकें देखते हैं जिनमें टिक लगाते हैं, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी जी की सभी याद रखिएगा। यंग इंडिया, हिंद स्वराज, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु एंड माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इंडिया विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम आजाद जी की मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनी बेसेंट जी की कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरविंद घोष की लाइफ डिवाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनु बहन गांधी की ध्यान दीजिएगा। बापू माई मदर। बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ और दुर्गेश नंदिनी। बाल गंगाधर तिलक जी की गीता रहस्य और केसरी और मराठा ध्यान दीजिएगा। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफीक जकार्जी की लिखी थी, इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम एट मिडनाइट ध्यान दीजिएगा, लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर के द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा क्या लिखी गई थी? तो अ नेशन इज मेकिंग। लाला लाजपत राय की ध्यान दीजिएगा, द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्शन और अनहैप्पी इंडिया, कई बार आ चुकी है, ध्यान दीजिएगा। इंडिया अनरेस्ट ध्यान दीजिएगा, वैलेंटाइन सिरोल की थी। इसी में इन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति के जनक कहा था। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस जी की थी। राजा राम मोहन रॉय जी की प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस ध्यान दीजिएगा। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस वी डी सावरकर की इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आरसी मजूमदार की ध्यान दीजिएगा, द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता की। तहजीब उल अखलाक सैयद अहमद खां की। स्प्रिंगिंग टाइगर ह्यूस्टॉय की। टुवर्ड्स स्ट्रगल ध्यान दीजिएगा, जयप्रकाश नारायण जेपी नारायण जी की। इंडिया डिवाइडेड ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। बंदी जीवन इंपॉर्टेंट है, सचिंद्र नाथ सैनाल जी की। भगत सिंह की ध्यान दीजिएगा, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ और आ इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, ये दोनों आपकी भगत सिंह की थी। द फिलासफी ऑफ बम भी इंपॉर्टेंट है, भगवती चरण वोहरा की थी, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अनइलिहेशन ऑफ कास्ट, ये बी आर अम्बेडकर की थी, इंपॉर्टेंट है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये लुई फिशर हैं जो कि ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, उन्होंने बायोग्राफी लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी नहीं, बायोग्राफी महात्मा गांधी जी की। राम मनोहर लोहिया जी की गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की लिखी थी। अमृत बाजार पत्रिका ध्यान दीजिएगा, मोतीलाल घोष की लिखी थी। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखी गई थी। ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये जवाहरलाल नेहरू की थी। द ब्रोकन विंग ध्यान दीजिएगा, सरोजनी नायडू। और इसके बाद बिपिन चंद्र की ध्यान दीजिएगा, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इसके बाद मदर इंडिया, कैथरीन मेयो की। इसको देखिए विश्व इतिहास आता है, इससे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई हुई। इसमें हमने देखिए संपूर्ण भारत के आधुनिक इतिहास को कवर करने का प्रयास किया है।
कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं 100%, लेकिन इतनी चीज़ें आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका काफ़ी अच्छा फैक्ट्स हैं जो कि तैयार हो जाएंगे आधुनिक इतिहास से। एक बार जरूर इसे देखिएगा। आपकी वीडियो कैसे लगती है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।